नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात में ये 15वां भाग है। हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार पढ़ लिए थे। अभी चक्रवात का ही एक रूप जो कि चक्रवात की तुलना में एक लघु रूप होता है लेकिन प्रचंड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोर्नेडो, ये चक्रवात का ही एक रूप हम कह सकते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में नहीं है लेकिन ये चक्रवात का ही एक रूप होता है, टोर्नेडो। ये छलनी की आकृति वाला एक तूफान होता है। छलनी की आकृति, छलनी के समान आकृति वाला होता है ये। तो छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं ये, जिनका ऊपरी भाग क्या होता है, छतरी के जैसा होता है। छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान जिनका ऊपरी भाग छतरीनुमा होता है, यानी छलनी के ये आकार के ये होते हैं। इस प्रकार से ऊपरी भाग है वो छतरीनुमा होता है और नीचे का भाग क्या होता है, संकरा होता है। ये एक प्रकार से दीपाकार कह सकते हैं, छलनी की आकृति के कह सकते हैं। तो ऊपरी भाग है वो क्या होते हैं, छतरीनुमा होते हैं। और मध्यवर्ती जो हिस्सा है और निचला हिस्सा है वो किसके समान होता है, पाइप के समान होता है। मध्यवर्ती एवं निचला हिस्सा पाइप के समान होता है। तो इस प्रकार टोर्नेडो क्या होता है, एक प्रचंड स्थानीय तूफान होता है जिसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, छलनी नुमा ये होते हैं। और उसका ऊपरी भाग है वो छतरी के समान यानी फैला हुआ, और निचला भाग है वो पाइप के समान या मध्यवर्ती भाग है वो भी किसके समान होता है, पाइप के समान संकरा भाग होता है। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। अब इसकी जो पाइप जैसा हिस्सा होता है या नीचे का जो हिस्सा है वो धरातलीय सतह को स्पर्श करता होता है। निचला हिस्सा धरातलीय सतह को स्पर्श करता हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसकी आकृति के बारे में हो गया कि ऊपर से ये छतरी के समान है, नीचे से ये क्या है, पाइप के समान है, और नीचे से ये धरातल के साथ में क्या होता है, स्पर्श करता हुआ होता है। ये चक्रवातों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं लेकिन प्रचंड एवं विनाशकारी होते हैं। चक्रवात की तुलना में ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे। चक्रवातों की तुलना में छोटे परंतु प्रचंड एवं विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इनमें दाब प्रवणता क्या होती है, अत्यधिक होती है। इनके केंद्र में वायु दाब बहुत ही कम होने के कारण ये क्या होते हैं, अत्यधिक प्रचंड होते हैं, यानी बहुत ही तीव्र गति से ये आगे बढ़ते हैं। यदि इनके आगमन की पूर्व सूचना अगर नहीं मिल पाती है तो इनसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा विनाश हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक ये हो सकते हैं। जितने भी वायुमंडलीय तूफान होते हैं उनमें सबसे प्रचंड क्या होता है, टोर्नेडो होता है। सर्वाधिक प्रचंड वायुमंडलीय तूफान इसको हम कह सकते हैं कि सबसे प्रचंड ये तूफान होता है। तो सर्वाधिक प्रचंड वायुमंडलीय तूफान है वो टोर्नेडो है, सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, सबसे खतरनाक होते हैं ये। अब इनका ऊपरी भाग जो होता है वो कपासी वर्षा बादल जो होते हैं उनसे आवर्त रहता है। ऊपरी भाग में कौन से बादल होते हैं, कपासी वर्षा बादल। इनका ऊपरी भाग
कपासी वर्षा बादलों से आवृत होता है। ऊपरी भाग है वो कपासी वर्षा बादलों से आवृत होता है। सर्वाधिक प्रचंड तूफान होते हैं, छलनी की आकृति होती है। मध्यवर्ती निचला भाग है वो पाइप के समान होता है। तो ये इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई। अब ये बादल जो है वो छलनी की आकृति में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। इसी कारण ये क्या होते हैं, कीपाकार कपासी वर्षा बादल है जो धरातलीय सतह से जो पाइपनुमा भाग है उससे क्रमबद्ध रूप में ये बने होते हैं, यानी क्रमबद्ध रूप में बादलों का क्रम वो देखने को मिलता है, कीपाकार रूप में देखने को मिलता है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती चली जाती है। और ऊपरी भाग में ये जो कपासी बादल है, कपासी वर्षा बादल, ये किस प्रकार से फैले होते हैं, ये छतरीनुमा रूप में विस्तृत होते हैं, यानी छतरी के समान ये फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतः टोर्नेडो क्या है, छलनी की आकृति वाले विध्वंसक या प्रचंड वायुमंडलीय तूफान है जो कि चक्रवात की तुलना में क्या होते हैं, लघु होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक प्रचंड होते हैं। इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं होती हैं टोर्नेडो की विशेषताएं। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। टोर्नेडो जैसे आकार में छोटा है लेकिन फिर भी क्या होता है, ये प्रलयकारी होता है। अब मुख्यतः ये इनके उत्पन्न होने वाले क्षेत्र कौन से हैं, इनकी आकृति, इनका स्तंभ भाग किस प्रकार के बादलों से निर्मित हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो टोर्नेडो क्या प्रचंड रूप से घूर्णन करती हुई वायु का एक केंद्र होता है। यह प्रचंड रूप से वायु का केंद्र, या इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये तंत्र होता है, का तंत्र होता है। यानी प्रचंड रूप से घूर्णन करती हुई वायु का एक तंत्र होता है टोर्नेडो, जिसमें वायु है वो तीव्र गति से घूर्णन करती है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है कि जो ऊपरी वायु है वो धरातलीय वायु को तीव्र गति से ऊपर खींचती है। ऊपरी वायु धरातलीय वायु को, ऊपरी वायु धरातलीय वायु को तीव्र गति से ऊपर खींचती है। जिस प्रकार जो छोटा, एक प्रकार से हम जो राजस्थानी भाषा में जिसको बबूलिया कहा जाता है, उसमें भी जो वायु का इसी प्रकार का केंद्र होता है, लेकिन वो अत्यधिक बहुत ही लघु रूप होता है। उसमें भी हमने देखा कि उसके साथ में जो चीज़ें उड़ती हैं, कागज़ वगैरह, पन्नी वगैरह जो उड़ जाती है, वो क्या है, ऊपर की तरफ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो केंद्रीय जो भाग उसका है वो हवा को क्या करता है, तीव्र गति से ऊपर की ओर खींचता है। यानी ऊपरी वायु है वो जो निचली वायु है उसको तीव्र गति से क्या करती है, ऊपर की ओर खींचती है, जिससे क्या होता है कि उत्थापित होती हुई वायु जो है वो क्या कर देती है, उससे संवहनीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी तीव्र गति से वायु संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठने लग जाती है, ऊपर खींचती है, जिससे संवहनीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये हो गई कि ये प्रचंड वायु का एक तंत्र होता है, जिसमें धरातलीय वायु को ऊपरी वायु है वो तीव्र गति से ऊपर खींचती है, जिसके कारण क्या होता है, संवहनीय अस्थिरता है वो उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी बात करें कि वायु प्रचंड क्यों हो रही है, वो भी इसकी एक विशेषता है कि प्रचंडता किसके कारण है, इसके केंद्र में वायुदाब क्या होता है, बहुत ही न्यून होता है। तो दूसरी विशेषता है कि टोर्नेडो के केंद्र में वायुदाब क्या होता है, अत्यंत न्यून या न्यूनतम वायुदाब हम कह सकते हैं। इसके केंद्र में वायुदाब बहुत ही न्यून होता है, यानी बहुत ही कम होता है। अब वायुदाब जितना कम होगा, हवाएं केंद्र
परिधि से केंद्र की ओर उतनी ही तीव्र गति से क्या होंगी, झपटेंगी। यानी वायुदाब का तीव्र गति से जो अंतर होता है उसके कारण क्या वायु है वो तीव्र गति से अंदर की तरफ दौड़ती हैं। तो वास्तविकता में इनकी इतनी तीव्र गति है कि इनके जो केंद्र का वायुदाब है उसका मापन है वो सही से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ में जो वायुदाब मापने के यंत्र होते हैं वो भी इसको ये अपने साथ में उड़ा ले जाता है। इसके कारण क्या है, इसका वायुदाब यानी केंद्र का जो वायुदाब है उसको मापना क्या होता है, मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी सामान्यतः अगर हम बात करें तो इसका जो न्यून वायुदाब जो रिकॉर्ड किया गया है वो लगभग 813 मिलीबार है वो रिकॉर्ड किया गया है मिनीसोटा यूएसए में। एक जो टोर्नेडो है उसके केंद्र का वायुदाब है वो 813 मिलीबार है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इसके बाह्य भाग एवं केंद्र में वायुदाब का अंतर 100 मिलीबार तक होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो केंद्र और यहाँ पर मान लीजिए 813 मिलीबार है तो यहाँ पर 913 मिलीबार वायुदाब है। यानी लगभग 100 मिलीबार का अंतर है वो इसके परिधि एवं केंद्र के अंदर वायुदाब का देखने को मिलता है। तो सामान्यतः टोर्नेडो के जो केंद्र में अत्यंत न्यून वायुदाब होता है और बाह्य भाग में इससे 100 मिलीबार है वो ज़्यादा होगा। ये कह सकते हैं कि बाहरी भाग तथा केंद्र भाग में जो वायुदाब का अंतर होता है वो लगभग कितना होता है, 100 मिलीबार। 100 मिलीबार का अंतर होगा तो हवाएं हैं वो बहुत ही तीव्र गति से अंदर की ओर झपटेंगी, जिसके कारण ये क्या होगा, एक बहुत ही प्रचंड तूफान हो जाएगा। यानी आकार में छोटा होता है लेकिन वायुदाब अत्यधिक कम होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ही प्रचंड होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। अब इसका जो ऊपरी भाग है और निचला भाग है उसमें विस्तार में भी अंतर अत्यधिक देखने को मिलता है। तीसरी ये इसकी विशेषता है कि इसकी छलनी और जो पाइप है उसके व्यास की अगर हम बात करें तो जो इसकी धरातलीय सतह यानी पाइप वाला जो भाग है वो 90 मीटर, तो ऊपरी भाग है वो लगभग 460 मीटर में फैला होता है। धरातल के समीप इसका विस्तार लगभग 90 मीटर तथा धरातल के समीप इसका व्यास कह सकते हैं हम, तथा छलनी का व्यास क्या है, लगभग 460 मीटर तक होता है। तो ये कह सकते हैं कि इसका निचला भाग है वो पाइप नुमा है। इसी प्रकार से कीप के समान है, नीचे का भाग क्या है, उसका विस्तार बहुत ही कम है, लेकिन जो ऊपरी भाग है यानी छलनी है उसका विस्तार है वो इससे बहुत ही ज़्यादा, इससे 4-5 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसका छलनी के व्यास में अगर निचले बात टोर्नेडो के निचले भाग की बात करें तो लगभग इसका 60 मीटर और ऊपर वाला जो भाग है वो लगभग निचला भाग जो है वो लगभग 90 मीटर और ऊपर का जो भाग है वो लगभग 460 मीटर तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। अब इसके जैसे कि हमने पढ़ा बाह्य भाग में और आंतरिक भाग में वायुदाब का अंतर अत्यधिक होता है, तो हवाएं हैं वो परिधि से केंद्र की ओर अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं। इनकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास भी इनकी गति है वो देखने को मिलती है, 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो ये हवाएं हैं वो केंद्र से
परिधि से केंद्र की ओर क्या है, तीव्र गति से चलती हैं, यानी इसके बाह्य भाग एवं केंद्रीय भाग के बीच में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता पाई जाती है। परिधि से केंद्र की ओर अत्यधिक तीव्र गति से चलती है, इसका मतलब क्या है, परिधि से केंद्र के बीच दाब प्रवणता अत्यधिक पाई जाती है। दाब प्रवणता जिसको हम बायोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं, यानी वायुदाब का जो अंतर है वो अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, बाह्य भाग से आंतरिक भाग की ओर, बाह्य भाग से आंतरिक भाग की ओर तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। इनकी गति क्या है, 400 किलोमीटर से 800 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है। 400 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसमें क्या है, हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं। अब इतना वायु वेग जो है वो अत्यधिक बहुत ज़्यादा वायु वेग ये होता है, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, वायु का वेग दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। वायु का वेग दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, वायु का वेग है वो उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो टोर्नेडो है उसमें वायु की गति है वो 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो, इससे कम, इससे अधिक भी हो सकती है। यानी इसके बीच में अधिकांशतः क्या है, इनकी गति देखने को मिलती है 400 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटा पर। इनमें अंतराल है वो किसके आधार पर होता है, दाब प्रवणता के आधार पर। अगर दाब प्रवणता में अंतर है, यानी दाब प्रवणता कम है, तो वायु की गति है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, वायु की गति भी क्या होगी, उतनी ही तीव्र होगी। तो इस प्रकार केंद्र की तरफ हवाएं हैं वो तेजी से क्या है, झपकती है, जिससे क्या होता है, एक भंवर इसमें बनता है। इसमें क्या बनता है यहाँ पर, भंवर, और इस भंवर के माध्यम से हवाएं हैं वो तेजी से क्या हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठा दी जाती हैं। यानी जब हवाएं इसमें तेजी से आएंगी, आपस में टकराएंगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक भंवर बनेगा, और भंवर बनेगा तो ये हवाएं क्या है, तीव्र गति से क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो अत्यधिक गति के कारण भंवर उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है, हवाएं तेजी से ऊपर उठ जाती हैं। अब जैसे ऊपर उठेंगी वैसे ही हम जानते हैं एडियाबेटिक दर से हवाएं क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, तड़ित झंझा का निर्माण हो जाता है। अचानक ठंडी होने के कारण क्या निर्माण हो रहा है, तड़ित झंझा का निर्माण होता है, यानी थंडरस्ट्रॉम का निर्माण यहाँ पर हो जाता है अत्यधिक तीव्र गति से ऊपर उठने के कारण। अब यही कारण होता है कि क्या होते हैं, सदैव प्रचंड जो तड़ित झंझा है इसके साथ में देखने को मिलते हैं। यानी टोर्नेडो हैं वो प्रचंड तड़ित झंझाओं से संबंधित रहते हैं। जैसे ही टोर्नेडो आएंगे तो प्रचंड जो तड़ित झंझा है यानी थंडरस्ट्रॉम है वो साथ में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हवाएं हैं वो केंद्र से, परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से है वो दौड़ती हैं, यानी 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ये अंदर की तरफ जाती हैं। यानी वायु वेग का अंतर जैसे हमने पढ़ा, लगभग बाह्य भाग से अंदर भाग, आंतरिक भाग का जो वायुदाब है उसमें अंतर देखने को मिलता है लगभग 100 मिलीबार। तो इतना अंतर है, उसमें प्रचंड हवाओं की उत्पत्ति होती है, यानी हवाएं हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आंतरिक भाग की ओर दौड़ती हैं। इसके अलावा पांचवी इनकी विशेषता है कि टोर्नेडो जो होते हैं वो किसी निश्चित मार्ग पर नहीं चलते हैं, ये किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, और कई बार क्या है, कुछ समय के लिए एक स्थान पर ये ठहर भी सकते हैं। ये किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करते, यानी किसी निश्चित मार्ग पर हमेशा ये नहीं चलते हैं भी ये फिक्स मार्ग हो गया इसके ऊपर ही ये चलेंगे, तो ये हमेशा किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। और ये क्या है, कभी कभी एक स्थान पर कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कभी कभी एक स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। सामान्यतः ये क्या होता है, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जाने की इनकी गति होती है वो क्या होती है, लगभग 40 से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये कुछ स्थानों पर ये स्थायी हो जाते हैं, लेकिन स्थायी अगर होंगे तो उनकी गति क्या हो जाती है, फिर शून्य हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में अगर इनकी गति की बात करें, यानी एक तो निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, कभी कभी क्या होते हैं एक स्थान पर ये स्थायी हो जाते हैं और सामान्यतः 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, विशेष परिस्थितियों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हम देख रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ये किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण भी करें ऐसा जरूरी नहीं है, यानी निश्चित मार्ग का अनुसरण ये नहीं करते हैं, कभी कभी एक स्थान पर स्थायी हो जाते हैं और सामान्यतः इनकी जो गति है वो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। अब इनके जीवन की अगर हम बात करें या जीवन काल या अस्तित्व की बात करें तो इनका जीवन काल है वो लगभग 15 से 20 मिनट का ही होता है। जीवन काल 15 से 20 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट में ये क्या होते हैं, 15 से 20 मिनट में उत्पन्न होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी 15-20 मिनट इसका औसतन जीवन काल हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियां, यानी मौसम पर निर्भर करता है, दाब प्रवणता पर निर्भर करता है, विशेष परिस्थितियों में ये क्या हो जाते हैं, इनका जीवन काल कुछ घंटे भी हो सकता है। यानी सामान्यतः तो ये 15 से 20 मिनट का इनका जीवन काल होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये कुछ घंटे के लिए भी बने रहते हैं। तो ये चक्र जो टोर्नेडो है उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। टोर्नेडो के बारे में अन्य बातें हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।